हेलो 11th क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब की अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है लाइक आपका जो सेकंड चैप्टर चल रहा है डायमेंशन, ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन। और हमने यूनिट्स भी पढ़ चुके हैं, डायमेंशन पढ़ चुके हैं जो आपके प्रीवियस लेक्चर हैं, ठीक है। और जो अभी तक यूनिट, देखिए अभी जो आज की वीडियो देख रहे हैं, यदि किसी ने पहली वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके पहली वीडियो देख लीजिए, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो न्यूमेरिकल्स बेस्ड है, ठीक है। डायमेंशन के आपके कुछ टाइप के न्यूमेरिकल्स थे, आपके 2-3 टाइप के न्यूमेरिकल्स हो चुके हैं, ठीक है। और ये आपका लास्ट टाइप है डायमेंशन के न्यूमेरिकल्स का। तो ये चीज़ आपको जब भी समझ आएगी जब आपकी जो पहले प्रीवियस वीडियो है आप उनको देख लेंगे, और उन वीडियो के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और जो आज का जो टॉपिक है डायमेंशन है और हम सिग्निफिकेंट फिगर, ये दो चीज़ें हम देखने वाले हैं, ठीक है। पहले डायमेंशन की बात करते हैं। डायमेंशन पे लास्ट टाइप का न्यूमेरिकल चल रहा है। जो न्यूमेरिकल है बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। ये क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा अलग है, जो चीज़ हम कर रहे थे उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और जैसे गाइज आप कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आई कि ये क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, तो मैं आपको एक काम करूंगा कि जो ये आपके क्वेश्चंस हैं कोशिश करूंगा कि आपके डिस्क्रिप्शन में ये प्रोवाइड करा दिए जाएँ, ठीक है, या आपका जो लास्ट में वीडियो के लास्ट में वो आपको प्रोवाइड करा दिए जाए, ठीक है। हो सकता है कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ही इस चीज़ को प्रोवाइड करा दूं कि आपकी जब आप क्वेश्चन देखें। वैसे आपको पता है मैं SLRO की बुक यूज़ कर रहा हूं, और इसमें जो एग्जाम्पल नंबर आज जो स्टार्ट होने वाला है वो 52 स्टार्ट होने वाला, एग्जाम्पल नंबर 52 स्टार्ट करने वाले हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं कि ये कैसे होने वाला है। चलिए मैं एक बार क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ, यदि आपको दिक्कत आ रही है तो आप लिख भी सकते हैं मेरे साथ। जैसे मैं पहले आपको क्वेश्चन पढ़ता हूँ फिर बाद में आपको कराता हूँ, तो आप पहले क्वेश्चन को लिख सकते हैं, ठीक है, उससे ईजिली पड़ेगा। देखिए, consider a simple pendulum having a bob attached to a string that oscillates under the action of the force of gravity. Suppose that period of oscillation of the simple pendulum and acceleration due to gravity g, mass of the bob, length of the pendulum g at the place. Derive the expression for its time period using method of dimension. Okay guys, आपको क्या करना है, इस टाइप में आपको फॉर्मूला बनाना है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक आपने जो 10 तक पढ़ा, ठीक है, या 11th में भी अभी जो पढ़ा, हम क्या कर रहे थे, हम फॉर्मूले से क्वेश्चन को सोल्व करते थे। अब जो आपके पास क्वेश्चन है उससे डायमेंशन का यूज करके आपको फॉर्मूला जनरेट करना है, ठीक है। अब देखिए उसने क्या बोला, उसने बोला कि आपका जो सिंपल पेंडुलम है, जो उसका बॉब है, ठीक है, एक स्ट्रिंग से अटैच है और वो ऑसिलेट कर रहा है ड्यू टू ग्रेविटी। अब वो बोल रहा है सपोज दैट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, मतलब कि जो आपका टाइम पीरियड है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिपेंड, जो आपका टाइम पीरियड है, मान लीजिए टी है, गाइस इसको रफ कर देते हैं। उसने क्या बोला, जो आपका टी है, टाइम पीरियड है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि वो डिपेंड करता है किस किस पर। सबसे पहले मास ऑफ द बॉब, आपके मास पर डिपेंड करता है। फिर आपको बोल रहा है सेकेंड पार्ट में इसने बोला लेंथ ऑफ द पेंडुलम, मतलब कि आपकी लेंथ पे डिपेंड करता है। और तीसरी कंडीशन पे उसने बोला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, ओके, ये आपका जी पर डिपेंड करता है, ठीक है गाइस। उसने क्या बोला, जो ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड है वो आपके मास, लेंथ और ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। अब देखिए यदि मैं किसी भी चीज में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट लेके आते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू के एम एल जी। अब इनको हमें बनाना है, फॉर्मूला जनरेट करना है, तो मैं क्या करता हूं, इनकी पावर लेट कर लेता हूं, m की पावर a, l की पावर b, g की पावर c, ठीक है। जिस ऑर्डर में दिया होगा उसी ऑर्डर में लेके चलेंगे, और उसी ऑर्डर में मैंने उसकी पावर लेट कर लिया। अब मुझे नहीं पता, जो चीज था वो ये पुट कर दिया मैंने। अब आपको क्या करना है, इनके जो डायमेंशन फॉर्मूले हैं आपको याद होंगे, ठीक है, उन डायमेंशन फॉर्मूले को आपको यहां पर इन पर बोथ साइड में LHS और RHS में बोथ साइड में रख के बाद में कंपैरिजन करना है, जिससे आपको ABC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब ABC की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सी चीज ऊपर, कौन सी चीज नीचे, कौन सा अंडर रूट में किसके ऊपर स्क्वायर, वो चीजें आपको तब पता लग जाएंगी, जिससे आपका एक फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। देखिए गाइस देख लेते हैं। जैसे ये टाइम पीरियड है टी का, जो डायमेंशन होता है मैं उसको टी से ही डिनोट करता हूं, ओके गाइस। अब जैसे मास है, के तो कांस्टेंट है, अब जो आपका मास है उसको हम m से डिनोट करते हैं, आपका जो लेंथ है उसको हम l से डिनोट करते हैं, आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो उसको हम lt -2 से डिनोट करते हैं, ओके गाइस। ये आपके फॉर्मूले हैं,
ठीक है, जो आपके डायमेंशन फॉर्मूला आपने पहले पढ़ चुके हैं, इन फॉर्मूले को अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन में पुट करना है। कहां पर पुट करना है, इस वाली कंडीशन में पुट करना है। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, यदि हम कहीं पे डायमेंशन को पुट करते हैं तो हम एम एल टी सभी को साथ लेके चलते हैं। देखिए तो मैं यहाँ पे पुट करूंगा, ये तो हो जाएगा m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1, क्योंकि यहाँ पर t है। ठीक है गाइज, फिर मैं क्या करूंगा, m की पावर a। ओके गाइज, ये पुट किया मैंने यहाँ पर। फिर l की l कैपिटल हो जाएगा, l की पावर b, और ये हो जाएगा ब्रैकेट में lt-2 की पावर c। ओके गाइज, मैंने क्या किया, इनकी वैल्यूज को उठा के यहाँ पर पुट कर दिया। अब मैं जिनके ऊपर पावर्स हैं, अब मैं इनको ब्रेक कर लेता हूं। ब्रेक करने के बाद क्या होगा, m की पावर a, l की पावर b, l की पावर c और t की पावर -2c। इसको जब मल्टीप्लाई में दो टर्म्स होती हैं, हम उनको क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। दैट इज m की पावर a, l की पावर b प्लस c, t की पावर -2c। ओके गाइस, देखिए कि सिंपल था। आपके पास जो पावर्स दी गई थी उनको आपने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद जो पावर मल्टीप्लाई में है आप उनको ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद देखिए यहाँ पर MLT आ गया और यहाँ पर भी M0 गाइस में K रह गया। देखिए यहाँ पर K रह गया, M0 L0 T1। अब आप क्या करेंगे, कंपैरिजन ऑफ पावर। आप क्या करेंगे, इनकी जो पावर्स दी गई हैं आप उनका कंपैरिजन करेंगे। जब मैं पावर का कंपैरिजन करूंगा तो m की पावर 0 है, यहां पर m की पावर a है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, a = 0 आ जाएगा। यहां पे l की पावर 0 है, यहां पर l की पावर b प्लस c है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, b प्लस c = 0 आ जाएगा। यहां पर t की पावर 1 है, यहां पर t की पावर -2c है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1 = -2c। ओके, सिंपल है। आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है उनकी पावर्स का। आगे देख लेते हैं। देखिए जब कंपैरिजन कर लिया तो मेरे पास यहाँ पर a की वैल्यू तो डायरेक्ट मुझे पता लग गई, a = 0। यहां से मैं c की वैल्यू निकालूंगा तो ये -2 जब डिवाइड में जाएगा इधर, तो ये -1/2 हो जाएगा। तो c की वैल्यू कितनी होगी गाइस, -1/2। अब जब मैं c की वैल्यू को b में पुट करूंगा तो b प्लस के -1/2 = 0, दैट इज b = 1/2। गाइज मेरे पास a b c तीनों की वैल्यूज आ गई है। ठीक है, अब मैं इन वैल्यूज को जिस इक्वेशन को लेके चला था उसी इक्वेशन में पुट कर दूंगा। यदि मैं इन वैल्यूज को यहां पर पुट करूं तो फॉर्मूला क्या बनेगा, t = k, m की पावर a दैट मींस m की पावर 0, l की पावर b दैट इज l की पावर 1/2, फिर आपके पास g की पावर c दैट इज -k1/2। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्रेस करूंगा, तो एक्सप्रेस करने के बाद ये तो क्या हो जाएगा, k, m की पावर 0 1 होता है तो ये सिर्फ 1 हो जाएगा, और l की पावर 1/2 रहेगा, l की पावर 1/2 रहेगा, और g की पावर ऊपर माइनस में है तो नीचे लाने पर प्लस में हो जाएगी, g की पावर 1/2। तो ये हो जाएगा t = k √1/2 का मतलब √L/G, जो कि मेरे पास एक फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। ओके गाइस, देखिए टिपिकल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। आपको क्वेश्चन में बताया गया होगा कि कौन सी चीज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेके कि वो किसकी चीज पे डिपेंड कर रहा है। आपने कांस्टेंट लगाया, फिर आपने क्या करा, जो चीज आपके पास नॉन है उन सब की डायमेंशन निकाल के आपने फॉर्मूले में पुट कर दिया। फॉर्मूले में पुट करने के बाद आपने क्या करा, जो दोनों की पावर्स हैं उनको कंपैरिजन कर दिया। कंपैरिजन करने के बाद ए बी सी की वैल्यू मेरे पास आई, उनको थोड़ा सॉल्व किया तो ए बी सी एक्चुअल वैल्यू मेरे पास निकल के आ गई। उन वैल्यूज को दोबारा से मैंने इक्वेशन में इसी इक्वेशन में पुट कर दिया। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं पुट इन 1। फिर मैंने क्या करा, इक्वेशन में ए बी सी की वैल्यू को पुट कर दिया और यहां से मैंने इसको सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास एक रिजल्टेंट निकल गया है, t = k √L/G। ओके गाइस, आई होप सो कि आपको क्लियर होगा कि क्वेश्चन में क्या किया गया है। ठीक है, इसको नोट भी कर लीजिएगा क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है, 3 नंबर में आता है। ओके गाइस, चलिए इसी बेस पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। क्योंकि एक तो डायमेंशंस का आपका जो टॉपिक चल रहा है, ठीक है, उसका लास्ट टॉपिक है, लास्ट क्वेश्चन है उसके उस बेस पे न्यूमेरिकल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा सा टिपिकल सा ले लेते हैं।
चलिए, ये एग्जाम्पल नंबर 57 है, ठीक है गाइस, ये एग्जाम्पल नंबर 57 है जो कि हम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पर क्या दिया है, ए प्लेनेट मूव्स अराउंड द सन, ए प्लेनेट मूव अराउंड द सन इज नियरली सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। आपका जो प्लेनेट है सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, किसके अराउंड, सन के। फिर वो बोल रहा है इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन टी डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, जो उसका पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है वो टी, वो डिपेंड करता है रेडियस ऑफ ऑर्बिट मतलब कि आर पे डिपेंड करता है, मास ऑफ द सन मतलब कि मास पे डिपेंड करता है, एंड द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी पर डिपेंड करता है। ओके गाइस, अब आपने उसने देखिए क्या क्या बोला, उसने बोला जो आपका टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन है टी आपका डिपेंड करता है, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सबसे पहले उसने बोला रेडियस आर के लिए, ठीक है, फिर उसने बोला रेडियस के बाद उसने यूज किया है मास ऑफ द सन, मास के लिए यूज किया है, फिर उसने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मतलब कि कैपिटल जी लिया है गाइस। उसने ये चीज बोला कि जो आपका टी है ज्यादा ऊपर तो नहीं हो गया, ठीक है, टी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेडियस के, मास के और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के। यदि मैं ये चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो टी इज इक्वल टू के आर की पावर ए, एम की पावर बी और जी की पावर सी। ओके गाइस, अब मैं क्या करूंगा, इनकी सबकी डायमेंशंस लिखूंगा। अब टी की डायमेंशंस को डिनोट करते हैं हम टी से, आर की डिस्टेंस, आर जो है वो डिस्टेंस है, लेंथ से डिनोट करेंगे, मास एम जो है मास है, मास को हम एम से डिनोट करेंगे, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है एम माइनस वन एल की क्यूब टी की पावर माइनस टू। ओके गाइस, आई थिंक यही होता है, एक बार चेक कर लेते हैं। इसने ये बोला m माइनस वन एल थ्री टी माइनस, ओके गाइस, ठीक है, ठीक है, आपको उसने डायमेंशंस मैंने लिख लिया, टी को टी से डिनोट करते हैं, रेडियस को हम लेंथ से डिनोट करते हैं, मास को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, और ग्रेविटेशन कांस्टेंट को m माइनस वन एल की क्यूब टी माइनस टू से। गाइस ये आपको याद हो जाएंगी, ठीक है, जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। अब क्या करना है, इनके डायमेंशंस को क्वेश्चंस में इक्वेशन में पुट करना है। जब मैं इक्वेशन में पुट करूंगा तो यहाँ पर ओनली टी है तो ये एम एल टी की फॉर्मेशन में लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा एम जीरो एल जीरो टी की पावर वन, और इसको जब रिप्रेजेंट करूंगा तो आर को हम एल की पावर ए, एम को हम बोल रहे हैं एम की पावर बी, और जो जी है जी को हम बोलेंगे एम की पावर माइनस वन, एल की पावर थ्री, टी की पावर माइनस टू की पावर सी। अब मैं क्या करूंगा, इनको ब्रेक कर लेता हूं, एल की पावर ए, एम की पावर बी, एम की पावर माइनस के सी, एल की पावर थ्री सी, टी की पावर माइनस के टू सी। ये देखिए एल और एल ये रहा, तो एल इज इक्वल टू आ जाएगा ए प्लस के थ्री सी, एम इज इक्वल टू दैट इज एम, ये हो जाएगा बी माइनस सी, और ये आपका एल हो गया, एम हो गया, और टी आपका माइनस के टू सी। और यहाँ पर क्या है, एम जीरो एल जीरो टी वन। अब हम क्या करेंगे, कंपैरिजन। अब आप क्या करेंगे, पावर का कंपैरिजन करेंगे। जब हम पावर का कंपैरिजन करेंगे तो m की पावर 0 है, यहाँ पर b माइनस सी है, तो यहाँ पे आएगा b माइनस सी इज इक्वल टू 0, एल की पावर 0 है, यहाँ पर a प्लस थ्री सी है, a प्लस के थ्री सी इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर आपका जो माइनस के टू सी है ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू माइनस के टू सी। ओके गाइस, जब 1 इज इक्वल टू माइनस टू सी आ जाएगा, जब मैं इनको सोल्व करूंगा, ये सबसे पहले तो मैं यहाँ पे c की वैल्यू को निकालूंगा, c की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस के 1/2। गाइस c की वैल्यू आ गई माइनस के 1/2। अब c की वैल्यू को जब मैं b में पुट करूंगा तो b माइनस के 1/2 इज इक्वल टू 0, ये प्लस हो जाएगा, उधर जाके फिर माइनस हो जाएगा, b इज इक्वल टू माइनस के 1/2। देखिए गाइस, c की वैल्यू भी माइनस के 1/2 आई और b की वैल्यू भी माइनस के 1/2 आई। ये c हो गया, ये b हो गया। अब जब मुझे फिर a की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, वैल्यूज को पुट करूंगा, तो a इज इक्वल टू 3c लिखा है, तो यहाँ पे लिखूंगा a प्लस के 3 माइनस के 1/2 इज इक्वल टू 0, a माइनस के 3/2 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 3/2। गाइस देखिए, मेरे पास a b c तीनों की वैल्यू हो गई, a की वैल्यू 3/2, b की वैल्यू माइनस के 1/2, c की वैल्यू माइनस के 1/2। अब क्या करना है मुझको, a b c की वैल्यू को कहाँ पुट करना है, इस वाली इक्वेशन में पुट करना है, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। जब मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा तो t इज इक्वल टू के आर की पावर a
दैट मीन्स r की पावर 3/2। ओके गाइस, r की पावर r की पावर 3/2। फिर मैं पुट करूंगा r k हो गया, r के बाद m की पावर b दैट इज 1/2, दैट इज 1/2। ओके गाइस, और ओके b 1/2, सॉरी माइनस के 1/2, और फिर g है, g की वैल्यू है माइनस के 1/2। ओके गाइस, मैंने क्या करा, सारी वैल्यूज को उसके अंदर पुट कर दिया। पुट करने के बाद मैं क्या करूंगा, जो पावर्स आपकी माइनस में है उनको सबको प्लस में करूंगा। तो t इज इक्वल टू k r की पावर 3/2 दैट इज m की पावर 1/2 दैट इज g की पावर 1/2। यदि मैं इसको लिखूं तो t इज इक्वल टू k, ये हो जाएगा, सब कुछ अंडर रूट में चला जाएगा क्योंकि सबकी पावर 1/2 लिखी है, तो ये हो जाएगा r की पावर 3/m इंटू g, सॉरी कैपिटल G। ओके गाइस, ये मेरे पास क्या आ गया, t इज इक्वल टू k अंडर रूट r की क्यूब अपॉन mg। ये मेरे पास एक फॉर्मूला जनरेट हुआ। यदि मैं इसका अंडर रूट खत्म करना चाहता हूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर इंटू r की क्यूब अपॉन mg। ठीक है, जहां पर k कांस्टेंट है, मास आपका कांस्टेंट है, कैपिटल G आपका कांस्टेंट है, तो यहां से मैं बोल सकता हूं t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r की क्यूब के। एक तरीके से मेरा फॉर्मूला यहीं पर जनरेट हो गया था, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करूं तो मेरे पास एक रिजल्टेंट निकल के आएगा। जो आपका टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन है वो आपकी डिस्टेंस की क्यूब के इक्वल होता है। टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन का स्क्वायर आपकी डिस्टेंस की क्यूब के इक्वल होता है। तो ये मेरे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे ये बताएगा किस किस पे डिपेंड कर रहा है। डिपेंड करने के बाद मैंने उनकी डायमेंशन को नोट किया, डायमेंशन नोट करने के बाद मैंने उनके डायमेंशन को कंपैरिजन किया, कंपैरिजन करने के बाद मैंने उनकी वैल्यूज को सोल्व कर लिया, एक्सपेंड किया, और फिर बाद में हमने इसको सोल्व कर लिया। आई होप सो कि आपको क्लियर हुआ होगा और आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि आप प्रॉपर तरीके से अपना नोट्स बना लें, क्योंकि बाद में ये चीज़ें थोड़ा इशू बन जाता है। क्योंकि आप जब आपका 1-2 महीना निकल जाता है तो ये छोटे छोटे टर्म्स है कि हमने पावर्स कैसे लेके आए, ये चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो आप जब आप अपने नोट्स खुद कैरी करते हैं तो आप वो चीज़ें भूलते नहीं। यदि भूल भी गए तो आप जब अपने नोट्स को दोबारा देखते हैं तो वो एकदम क्लियर हो जाता है। ओके गाइस, ये आपके डायमेंशन पे लास्ट टाइप के न्यूमेरिकल्स थे। आई होप से कि आपको समझ में आया होगा। डायमेंशन का जो टॉपिक है वो हमारा क्लियर हो गया है। ठीक है, और इस पर जो 3-4 टाइप के न्यूमेरिकल्स थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस अब आपको किसी भी सैंपल बुक को लेके या किसी भी बुक को लेके आप उसको ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे न्यूमेरिकल पोर्शन है, न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत आता है एग्जाम में। ओके गाइस, चलिए इसका दूसरा जो टॉपिक देख लेते हैं। अगला जो इसी के अंदर चैप्टर के अंदर जो टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ठीक है गाइस, लिख लेता हूँ मैं, सिग्निफिकेंट। गाइस, सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती हैं? सिग्निफिकेंट फिगर होती हैं जो न्यूमेरिकल्स नंबर होते हैं, ठीक है, जिनको हम काउंट करते हैं उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। जैसे मैं बोलूँ 5 इज ए सिग्निफिकेंट फिगर, यदि मैं बोलूँ 500 तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 3। ठीक है, यदि मैंने बोला 5000, ठीक है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होंगी 4। तो आपके जो नंबर्स होते हैं उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर बोल रहे हैं। अब आपको ये देखना है कि ये कब काउंट किया जाता है या कब नहीं किया जाता। दैट इज मेजर क्वांटिटी। ठीक है, जो आपकी क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं या जिसको हम काउंट करते हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं? सिग्निफिकेंट फिगर बोल रहे हैं। गाइस, ये थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन है, आप इसको थ्योरेटिकल पोर्शन ना लेके आप इसको न्यूमेरिकल पोर्शन लेके चलते हैं। ठीक है, मैं आपको इसमें एग्जांपल के बेस पे आपको समझा देता हूं कि कौन कौन सी सिग्निफिकेंट फिगर होती हैं और कौन सी नहीं होती है। नहीं तो नहीं, ठीक है, आपको ये देखना है कि किस चीज को हम काउंट करते हैं, किस चीज को हम काउंट नहीं करते हैं। चलिए, इसमें आपके 6-7 टाइप के मैं पॉइंट्स बना दूंगा। ठीक है, वो उसको आप नोट कर लें, उससे आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं पहला एग्जांपल ले लिया, मैंने ले लिया 13.75। यदि मैं पूछूं इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। सिंपल, आपके जो नंबर्स दिए गए हैं आप सिंपली उसको काउंट करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे। दूसरे नंबर में आपको दिया गया है 100.05। ठीक है, तो इसमें कितनी फिगर हैं? 1 2 3 4 5। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 5। सिंपल। यदि आपके पास पॉइंट के बाद 0 है तो वो भी काउंट किया जाएगा, यदि पॉइंट से पहले 0 है तो वो भी काउंट किया जाएगा, लेकिन कंडीशन उस पॉइंट से पहले जो 0 है उससे पहले एक नंबर होना चाहिए। यदि पॉइंट से पहले 0 होती तो वो काउंट नहीं की जाती है, यदि नंबर नहीं होता है। आते हैं एग्जांपल में, आगे क्लियर होगा।
यदि मेरे पास नंबर है 86400, तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर? 5। आपको सिंपल दिया गया है, एक नंबर दिया गया है, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 5। ओके गाइस, यदि कहीं पॉइंट नहीं लगा है तो भी आपको सिंपल नंबर काउंट करने हैं। चलिए फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ में आप बात करेंगे, यदि मैं बात करूं 161 ऑब्लिक 161.0 ऑब्लिक 161.00, यदि मैं आपसे पूछूं इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हैं, यदि मैं बात करूं इसके अंदर कितनी है? सिंपल है, 3 है। इसके अंदर कितनी है? 4। क्यों? पॉइंट के बाद यदि 0 है तो हम उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करते हैं। गाइस ध्यान रखना, पॉइंट के बाद 0 है तो हम इसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करते हैं। कंडीशन, यदि इस पॉइंट से पहले कोई नंबर है तो, ठीक है। यदि मैं बात करूं इसके अंदर कितनी है? इसके अंदर है 5। ओके गाइस, 1 2 3 4 5। आपको क्या ध्यान रखना है? यदि पॉइंट के बाद कोई 0 है और उस पॉइंट से पहले कोई नंबर है तो उस कंडीशन पे हम उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करते हैं। अब फिफ्थ पार्ट ले लेते हैं इसका एग्जांपल में। यदि मैं आपसे बोलूं 0.161 ऑब्लिक 0.0161, अब मैं आपसे बोलूं इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर गाइस 3 है। जैसे कि मैंने आपके बोला था, पॉइंट से पहले यदि कोई नंबर नहीं है तो वो 0 काउंट नहीं होगी। तो इसके अंदर कितनी है? 3। और यदि इसकी बात करें तो इसके अंदर कितनी है? इसके अंदर भी 3 ही हैं। क्यों? मैंने आपको बोला था पॉइंट के बाद 0 उस कंडीशन पे काउंट की जाएगी जब इस पॉइंट से इस तरफ में आपका जो लेफ्ट पार्ट है वहां पर नंबर होगा। यदि आपके लेफ्ट पार्ट में कोई नंबर नहीं है तो आपकी राइट पार्ट की भी 0 काउंट नहीं की जाएगी। लेकिन यहां पर 0 होती तो वो काउंट की जाती। ओके गाइस, जैसे यहां पर 0 होती तो वो जो 0 है वो काउंट की जाती। ओके गाइस, देखना आपका जो पॉइंट है ये आपको बताएगा सिग्निफिकेंट फिगर। ये आपका जो पॉइंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही गलती होती है। ठीक है, इसमें अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? 3, और इसके अंदर भी 3 ही है। एक और ले लेते हैं 16.4, दैट इज 0.164, दैट इज 0.000164। अब यदि मैं आपसे पूछूं इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? 3 है। इसके अंदर कितनी है? तो 3 है। पॉइंट से पहले 0 है लेकिन नंबर नहीं है। यहां पर कितनी फिगर हैं? 3 ही हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 है, जस्ट पॉइंट के बाद 0 है तो वो काउंट नहीं की जाएगी। ऑन विच कंडीशन? इफ देयर इज नो नंबर ऑन अ लेफ्ट पार्ट। यदि आपका लेफ्ट पार्ट में कोई नंबर नहीं है तो वो आपका सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किया जाता। यदि यहां पर आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन अराइज होता है तो सिंपल क्वेश्चन अराइज होता है कि कौन सा सिग्निफिकेंट फिगर है, या आपसे पूछता है कि इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हैं। सिंपल क्वेश्चन है और इजी है। ओके गाइस, आई होप तो कि आपको क्लियर हुआ होगा कि क्या सिग्निफिकेंट फिगर होता है। और यही क्वेश्चन है, ये 6 एग्जांपल हैं, आप इस एग्जांपल को थोड़ा सा रीड कर लेंगे तो आई होप तो कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के लिए। सबसे मेन चीज है ये वाला पॉइंट। ठीक है गाइस, ये वाला पॉइंट को थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आपका सिग्निफिकेंट फिगर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आई होप सो कि आपको आज का टॉपिक भी क्लियर हुआ होगा कि आपका टॉपिक क्या है। और जो कल का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा एक्यूरेसी, प्रिसिशन, एरर्स, ठीक है, उसके ऊपर रहेगा। और जिसने अभी तक नोट्स कैरी नहीं किया वो नोट्स कैरी कर लीजिए। और गाइज ये वीडियो अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी शेयर करते रहिए, क्योंकि वो जब आपस में मीट करेंगे तब आपके साथ ज़्यादा क्लियर होगा। क्योंकि आपकी यदि आपको कोई चीज़ छूट जाती है तो आपके फ्रेंड्स उसमें हेल्प कर जाते हैं। ओके गाइज, ठीक है, ओके, ध्यान रखिएगा। थैंक यू।